ओशो रजनीश एक नाम जो आज भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ लाखों लोग उन्हें जिंदगी बदलने वाला गुरु मानते हैं, तो दूसरी तरफ पिछले 40 साल से उनका नाम उन लोगों के हाथों बार बार अपवित्र होता जा रहा है जो ना तो ओशो को पढ़े हैं और ना ही समझे हैं, बस उनका चोला पहन करके अश्लीलता का धंधा चमकाते हैं। मैं यहाँ कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनका मैं कोई भक्त हूँ। ये केवल कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा कहे जाते हैं। और आज ओशो का नाम हिंदी खबर डिजिटल में इसलिए आ रहा है क्योंकि गोवा के पणजी में क्रिसमस के पवित्र दिनों में गोवा को ओशो के नाम का इस्तेमाल करते हुए सेक्स डेस्टिनेशन बनाने की एक घिनौनी कोशिश की गई है, जिसे गोवा पुलिस और समाज ने मिलकर के नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी के नाम से 25 से 28 दिसंबर 2025 तक भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन नाउ इन गोवा प्रेजेंट टेल्स ऑफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन लिखा हुआ पोस्टर गोवा में वायरल किया गया था, जिसमें अश्लील तस्वीरें थी, कामुक थेरेपी के नाम और 24,995 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस रखी गई थी और आयोजक का नाम लिखा था ध्यान सुमित, जिसमें उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी शामिल थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कैंप कहां पर होने वाला है, इसकी पोस्टर में कोई भी जानकारी दी ही नहीं गई थी। जिसके बाद गोवा की प्रमुख एनजीओ अन्याय रहित जिंदगी के निदेशक अरुण पांडे ने तुरंत पणजी थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि क्रिसमस जैसे पवित्र त्योहार को कामसूत्र से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोस्टर में जो थेरेपी लिखी है उसके हिसाब से साफ है कि यह कार्यक्रम अश्लीलता से भरा हुआ होगा। फिर एक्शन में आई पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि आयोजक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी तरीके के प्रमोशनल विज्ञापन हटा दे, वरना कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने राज्य के सभी थानों को ऐसे कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखने को भी कहा है। इस पर तुरंत गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी इस बारे में अपना बयान आज जारी कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरीके की गतिविधियां नहीं करने दी जाएंगी। अब जिस फाउंडेशन के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा था, वहां के एक स्वामी चैतन्य कीर्ति का भी कहना है कि स्वामी ध्यान सुमित और उनकी ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन का ओशो फाउंडेशन लुधियाना से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ओशो का जो दर्शन है उसमें इन विषयों को कभी लिया ही नहीं गया है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समाज के हर वर्ग ने एक स्वर में इस घटना की निंदा की है। गोवा में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोग इसे क्रिसमस की पवित्रता पर हमला बता रहे हैं, तो हिंदू संगठन इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। आम गोवावासी इसे राज्य की शांतिपूर्ण छवि को खराब करने की कोशिश मान रहे हैं। आयोजक स्वामी ध्यान सुमित के दोनों फोन नंबर या तो बंद हैं या फिर नेटवर्क से बाहर हैं। जाहिर है कि शिकायत के बाद वे भूमिगत हो गए होंगे। यह घटना एक बार फिर से साबित करती है कि कुछ लोग धर्म, अध्यात्म और महापुरुषों के नाम का दुरुपयोग करके समाज की मर्यादाओं को तार तार करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। गोवा ने जिस एकजुटता और सजगता से इस गंदगी को रोका है, वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। लेकिन सवाल अभी भी कई बाकी हैं दोस्तों। ओशो क्रिसमस, कामसूत्र जैसे पवित्र नामों का इस्तेमाल करके समाज को भ्रमित करने वाले क्या कभी सुधरेंगे या फिर नहीं? वैसे ये पहली बार नहीं है कि ओशो का विवादों से बहुत पुराना नाता है। पुणे आश्रम के सेक्स गुरु वाले दिन याद हैं आपको? बात 1974 की है, जब दुनिया ने पहली बार ओशो को सेक्स गुरु कहा था, क्योंकि उसी समय उन्होंने संभोग से समाधि किताब से दुनिया भर में तहलका मचा रखा था। आपको पता ही होगा कि उस किताब के सहारे ओशो ने एक दर्शन दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सेक्स को अगर आप दबाओगे तो कुंठित रहोगे और सेक्स को जितना ही समझोगे उतना ही समाधि तक पहुंचते जाओगे। फिर उनके आश्रम में 4 ग्रुप भी काफी चर्चा में रहे। एनकाउंटर ग्रुप, जिसमें लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, मारते हैं, रोते हैं और नग्न होकर के गले लगाते हैं। फिर दूसरा ग्रुप चर्चा में रहा जिसका नाम था तंत्र ग्रुप, जिसमें पार्टनर के साथ में लोग न्यूड मेडिटेशन और सेक्सुअल एनर्जी पर काम करते थे। तीसरा था प्राइमल थेरेपी, जिसमें बचपन के दबे हुए गुस्से को निकालने के लिए घंटों चीखना होता था, चिल्लाना होता था। और चौथा था लीला एंड जोरिस्बा ग्रुप, जिसमें रात भर न्यूड डांस और फ्री सेक्स होता था। हालांकि मैं जो ये सब बता रहा हूँ ये सभी दावों पर आधारित हैं जो उस समय की मीडिया में छाए रहे हैं। और 1978 में संडे मिरर, ब्रिटेन का एक बहुत पुराना और मशहूर टैबलाइट अखबार, जिसने ओशो को सेक्स गुरु का टैग दिया था,
1978 में ही संडे मिरर ने फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था द सेक्स गुरु ऑफ पूना, और अंदर की पूरी स्टोरी लिखी हुई थी, जिसमें नग्न ध्यान था, टेंट्रा ग्रुप था, विदेशी हिप्पी लड़कियां थी, बड़े आश्रम में रात भर चलने वाली पार्टियों की पूरी गतिविधियां शामिल थी। ब्रिटेन में ये स्टोरी बम की तरह फटी थी, फिर इसके बाद पूरी दुनिया में छा गई थी। इसी स्टोरी को देखते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स और जर्मनी के स्टर्न, डेली मेल और टाइम मैगजीन ने सबने एक के बाद एक ओशो को सेक्स गुरु लिखना शुरू कर दिया था। और एक बात ओशो से जुड़ी हुई मैं आपको बताता हूँ, जब बात हो ही रही है उनकी। साल 1981 से लेकर के 1985 तक अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में जो कुछ भी हुआ, वो आज भी इतिहास की सबसे अजीब और खतरनाक कहानियों में से एक माना जाता है, और वो है रजनीशपुरम शहर की स्थापना। सन 1981 में ओशो भारत छोड़कर के अमेरिका चले गए थे। उनके मुख्य सचिव मां आनंद शीला ने ओरेगॉन के एक छोटे से कस्बे में एंटेलोप के पास में 64,000 करोड़ लगभग 1 लाख बीघा बंजर भूमि खरीद ली थी, और 4 साल में वहां एक पूरा शहर खड़ा कर दिया था, जिसका नाम रखा था रजनीशपुरम। दावा किया गया कि वहां पर 7,000 से ज्यादा सन्यासी रहते थे। इसके अलावा वहां पर हवाई अड्डा, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और ध्यान हॉल, डिस्को सब कुछ था। और एक बात सुनकर के आप चौंक जाएंगे, ओशो के पास दुनिया की सबसे बड़ी निजी रोल्स रॉयस गाड़ियों का कलेक्शन भी था, जिसमें कुल 93 गाड़ियां थीं, और वो हर शाम अलग अलग रोल्स रॉयस में सड़क पर निकलते भी थे। हजारों सन्यासी दोनों तरफ खड़े होकर के तालियां भी बजाते थे। उस समय अमेरिकी मीडिया ने इसे 93 रोल्स रॉयस वाला सेक्स गुरु कह करके खूब उछाला था। रजनीशपुरम की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो रही थी कि आसपास के अमेरिकी गांव वाले उनसे बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें लगा कि एक हिंदू सन्यासी उनका इलाका हड़प रहा है। फिर ओरेगॉन सरकार ने रजनीशपुरम को शहर का दर्जा देने से इनकार कर दिया। ओशो यही नहीं रुके, वो किसी भी तरीके से पास के शहर द डेल्स में चुनाव भी जीतना चाहते थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बायोलॉजिकल टेरर अटैक किया है, जिसमें कई लोग बीमार पड़ गए थे। इसके अलावा विरोधियों के फोन टैपिंग में भी उनका नाम आया। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ था इस घटना में। अगर आप कहोगे तो मैं फिर से कभी इसमें विस्तार से आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद आया साल 1985, जब अमेरिकी सरकार ने छापा मारा और ओशो को 2 हफ्ते जेल में रखा गया और $4 लाख जुर्माना देकर के देश छोड़ने को भी कहा गया। आलम यह रहा कि ओशो से डर करके किस देशों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। आखिर में सन 1987 में वो भारत लौटे और 1989 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, एक बार ओशो ने कहा था कि मैं तुम्हें आजादी सिखाने आया हूं, गुलामी नहीं। लेकिन आज उनके नाम पर जो गुलामी बिक रही है वह आजादी नहीं है, सबसे सस्ती गुलामी है, और वो है कामुकता की, लालच की और छद्म अध्यात्म की। जब तक समाज और कानून ऐसे ठगों को ओशो का नाम बेचने की खुली छूट देते रहेंगे, तब तक हर क्रिसमस पर कोई न कोई काम सूत्र कैंप खोलता ही रहेगा। हर दीपावली पर कोई न कोई तंत्र मंत्र सेक्स रिट्रीट चमकाता रहेगा। सच्चे ओशो प्रेमी चुप ना रहिए, असली ओशो आश्रम चुप ना रहे, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम इन ढोंगियों को ओशो का चोला पहनने से पहले ही नंगा कर दें, क्योंकि ओशो का नाम अब भी इन असामाजिक लोगों के लिए सबसे सस्ता ब्रांड बना हुआ है। यह सवाल अब सिर्फ ओशो अनुयायियों का नहीं रहा है, बल्कि ये पूरे समाज का है।